हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि आपका है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। देखो, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एक वुमेन्स की कैटेगरी को लेके, या फिर कह लो कि ये लेक्चर आपका लंबा होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई नीचे मैंने जो दिया है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ तो आप नीचे आके रीड कर लेना। मैं आपको कर सकता हूँ, बट इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स की बात की गई है। मूवमेंट्स मतलब ऐसे स्ट्रगल्स पीरियड्स की बात की गई हैं, कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बात की गई है, कुछ ऐसे आपके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में बात की गई जो आपको जानने ज़रूरी हैं। ओके, पहली बात तो ये कि 19th सेंचुरीज़ के आसपास के टाइम था कि जिसके अंदर जो इंडियन वुमेन्स की हालत थी ना, वो एकदम बेकार थी। क्यों? उसके पीछे के 2-3 मेन रीजंस थे। पहला रीज़न था कि उनकी चाइल्ड मैरिजेस थी। दूसरी की सोशल इन्फीरियरिटी, कि भाई उनको ऐसा बिलीव करवाया गया, ऐसा फील करवाया गया कि ऐसे तुम ऐसे वुमेन्स, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। इफ़ यू हैव ए गर्ल देन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस समाज के अंदर, उनको ये बिलीव करवाया गया था। तीसरा सिस्टम था सती सिस्टम, ठीक है, कि लड़कियों को जिंदा जलाना और सती हो जाना, तो ये पूरी एक प्रथा थी जो उस टाइम पे चलती थी, राइट। ये कुछ आपके मेनली सोशल इश्यूज थे जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा राइजिंग पे थे या पीक पे थे। तो इनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से काम आउट किया। किस तरीके से? तो सबसे पहले राजा राम मोहन की बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं, जिन्होंने ब्रह्म समाज का एस्टैब्लिशिंग किया, जिसके अंदर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए बातचीत की। आगे जितने भी आपको लाइन में वर्ड दिख रहे हैं ना, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव दास सिन्हा, ये सारे के सारे के बारे को हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस इंसान ने कौन से मूवमेंट की शुरुआत की और उस मूवमेंट ने उसकी लाइफ में क्या स्टोरी थी और उस स्टोरी ने अपने समाज में या फिर आज के यूथ के लिए या फिर आज के जो पब्लिक है, आज की जो लेडीज़ हैं उनके लिए उसने क्या किया। ओके, आगे बात करते हैं कि वॉइस ऑफ, देखो इन सब के रीज़न से ना एक चीज़ हुई थी कि वुमेन्स को राइट मिले थे कि वुमेन्स अपनी बातों को रख सकती थी, अपने वॉइस को वो एटलीस्ट अपना मुंह खोल के अपने मन की बात को वहाँ पे एट द पॉइंट प्रेजेंट वहाँ पे वो शो कर सकती थी। वो उसका मेन पॉइंट था। ओके, दूसरी चीज़ क्या होती कि 2000 साल तक, ठीक है, आफ्टर और अबाउट 2000 साल का इतिहास पढ़ के देख लो आप लोग। कब से? मैं 200 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये जो ऊपर दिया हुआ मैं उसकी बात कर नहीं रहा हूँ भैया। मैं आपको खाली इमेजिन करने को बोल रहा हूँ कि आप 2000 साल का पूरा इतिहास उठा के देख लो, या फिर मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का उठा के देख लो, जो आपका 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। वहाँ से लेके आप लोग आज 2022 तक का सारा सब कुछ उठा के देख लो। इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई चाहे इतिहास चाहे कितना पुराना हो, उसके अंदर कहीं पे भी लेडीज़ का जिक्र ज़्यादा लेडीज़ का जिक्र कहीं नहीं किया गया। हर जगह आपको एनिमल्स और लड़कों और फीमेल्स की बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। मेल्स की सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, फीमेल्स की बहुत कम मिलती हैं। हाँ, बट उनमें एक चीज़ देखने को मिलती है। कौन से इतिहास के अंदर? जो बहुत पुराना इतिहास है ना आपका, मेसोपोटामिया वाला इतिहास कह लो, इजिप्शियन इतिहास कह लो, मोहनजोदड़ो कह लो, इंडोस वैली कह लो, ठीक है, ये जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि भाई वुमेन हैज़ ए पावर्स। वुमेन के पास अपने खुद की पावर्स थी। ये हम इतिहास में देख पाते हैं। पर जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट जोन के अंदर आना शुरू किए, जैसे हम लोग ग्रो होना शुरू हुए, उन तरीके से हम लोगों ने वुमेन्स को बॉयकॉट करना शुरू किया। ठीक है, आपको अगर देखना होता इतिहास उठा के देख लो कि लड़कियों के पास कहीं भी कोई भी पावर्स उनको दी नहीं गई थी, राइट। तो उन लोगों का क्या करना, किस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई, क्या मेन इश्यूज थे। तो आप खुद इमेजिन करो कि 200 साल पहले की जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना, लड़कियों को अपनी इच्छा से किससे शादी करनी है वो उनको नहीं करना है। आज की डेट में उनको सती प्रथा के पास हमने आज बैन कर रखा है। सती प्रथा ऑलरेडी बहुत पहले बैन हो चुकी थी, बट अगर पहले की सिचुएशन होती है और आज से कंपेयर करो तो आज भी कहीं ना कहीं सती प्रथा चल रही होती। किसी ने विरोध किया तब जाके उसको बंद किया गया ना। फिर था कि विधवा औरतें होती थी उनको भी अपने हस्बैंड के साथ ही लाइव जिंदा उनकी वो सांस ले रही होती थी और उनको अग्नि दहन करना होता था। समझ रहे हो कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी जो लड़की खाली अभी 10 दिन पहले अपने घर का छोड़ के आई है, और एक लड़का है जो किसी और अदर रीज़न से वो मर जाता है। तो जब उसको जलाया जाएगा तो उसकी बॉडी के साथ साथ उस लड़की को जिंदा उसके ऊपर बिठाया जाएगा और वो खुद भी बर्न आउट और खुद भी जल के मर जाएगी उसी दिन या उसी टाइम पे।
ये सिचुएशन उस टाइम पे चलती थी। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि डे बाय डे जितने भी लोग आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखो सोशल एक्टिविटीज़ जो लोग थे ना उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि डे बाय डे लोगों ने ना एक कास्ट सिस्टम को क्रिएट किया था। कास्ट सिस्टम किस तरीके से क्रिएट किया कि कास्ट को एक लाइंस में क्रिएट किया कि जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे तो उनको कंसिडर किया गया कि वो अपर कास्ट के थे। फिर जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स थे वो उनके बाद के प्लेस में थे। फिर आपके जो पीशियंट्स के थे वो आर्टिस्ट थे, इनको उनके बाद रखा गया। फिर आपके जो जॉब और क्लीनर्स लोग थे, ऐसे लोग थे जो बहुत लो कैटेगरी के लोग थे, उनको रखा गया। और इनका मेन काम क्या था कि इनको विलेज या सिटीज़ को क्लीन रखना, इनको और कुछ काम नहीं था। और इनको कहीं ना कहीं टिपिकल वर्ड्स में हमको बुलाते थे। इनको लोग क्या बुलाते थे कि ये लोग अनटचेबल है, मतलब ये छुआछूत वाले, इनको छूने से हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे, ये उनके वर्ड्स थे बोलने वाले। ये आज की सिचुएशन में आप कभी आपको देखने को कहीं मिलता नहीं होगा। आप किसी टिपिकल सिटीज़ में चले जाओ, किसी बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, आपको कहीं ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बट आज भी आप किसी जगह से किसी भी एक टिपिकल गाँव के अंदर चले जाओ, किसी भी टिपिकल गाँव के अंदर जहाँ पे आपने जिस जगह पे आपने इतना डेवलपमेंट आपने नहीं देखा हो, अब वहाँ चले जाओ तो वहाँ आज भी ये चीज़ें चलती हैं कि लोग एक दूसरे को छूते नहीं हैं। ये लोअर कास्ट के लोग होते हैं, ये अपर कास्ट से बात तक नहीं करते हैं। या फिर अपर कास्ट वाला अगर अपने उस गली से निकलते हैं ना, तो उस गली के अंदर वो लोग लेट जाते हैं, अपने पाँव को पीछे चलते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय सामने से चल के आ रहे हैं तो हम उनके सामने नहीं चल सकते हैं, उनको रुकना पड़ता है वहाँ पे। वो लोग उल्टे पाँव चल के उस गली से पहले उस इंसान को जाने देते हैं, उसके बाद वो खुद जाते हैं। समझ रहे हो? या तो कुछ इस हद तक कर देते हैं वो लोग कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक तुम्हें गाँव के अंदर इन गलियों में चलना ही नहीं है। अगर तुम्हें गलियों में चलना है तो तुम्हारा घर अगर वहाँ पर है भी तो भी तुम्हें पूरा का पूरा गाँव घूम के जाना होगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे आप चले तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जैसे आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, घोड़े पे बैठने नहीं देते हैं, राइट? जो कुछ कास्ट होती है उनको घोड़े पे बैठने नहीं देते हैं। सर के ऊपर जो बांधते हैं आप, साफा वगैरह बांधते हैं, पगड़ी वगैरह बांधते हैं, तो वो बांधने नहीं देते हैं। तो ये सब क्या, ये सब कास्ट डिवीज़न है, या फिर कह लो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको, कि एक समुदाय जो उस चीज़ को प्रिविलेज मानता है और इस चीज़ को करना चाहता है वो करता भी है, और उसी के सामने दूसरा समुदाय होता है जो उसको देखता है और उससे इंस्पिरेशन लेके खुद को करने की इच्छा जताता है, फिर एक बार करने की ट्राई करता है। तो दूसरा समाज उनको ये कहता है कि तुम लोग लोअर कैटेगरी के लोग हो, तुम लोग XYZ कास्ट के लोग हो, तुम लोग इसको डिजर्व नहीं करते हो, हम अपर कास्ट वाले हैं और तुम लोअर कास्ट वाले हो, तुम इस चीज़ को कर नहीं सकते हो, ना तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ना तुम इसको अपना सकते हो। इसे कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। आगे बात करते हैं तो वुमेन्स आर द बेटर। अब आज की सिचुएशन ऐसी है ना कि वुमेन्स हैज़ बीन क्रिएट द बेटर पोजिशन इन द एवरी फील्ड। किसी फील्ड में आप देख लो, कोई भी फील्ड देख लो, इंडियंस के आज का देख लो या वर्ल्ड लेवल पर देख लो, वुमेन्स हैज़ बीन हाईली एजुकेटेड इन एवरी फील्ड, ठीक है। और लड़कियों को अब अच्छी जॉब भी मिलती हैं। लड़कियां अब अपने कास्ट फीलिंग्स को छोड़ के, अपने समुदाय को सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से एक स्टेप अहेड लिया है और कुछ नई चीज़ें करने का उसने ठान लिया है कि अब हमें कुछ नई चीज़ें करनी है ऑन दैट वे। दूसरी चीज़ आती है कि जितनी भी उनकी मिनिमम क्राइटेरियाज थे, देखो आज भी लड़कियां का ऐसा नहीं है कि लड़कियां आज अपने मनपसंद इंसान से शादी करती हैं। आज भी हमको सुनने को मिलता है कि अरेंज मैरिज हुए, लव मैरिज के लोग अगेंस्ट में थे, लोग उन्होंने भाग के शादी कर ली और एक्सवाइज जो कुछ आपकी टिपिकल स्टोरीज होती हैं, हम उन पर नहीं पढ़ रहे हैं। बट ये एक चीज़ ये है कि अब लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज़ का वो है कि वो मिनिमम कम से कम उस एक इंसान को देखने जाते हैं, उसको चॉइस मिलती है कि वो यस या नो में उसका आंसर कंसिडर कर पाए। ओके, और एक चीज़ ये बता दूँ कि कोई भी चेंजेस हुआ है वो ओवरनाइट चेंजेस नहीं हुआ है। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, जो कास्ट की बात कर रहा हूँ, जो आज मैंने आपको बताया कि लड़कियाँ एजुकेटेड हुई हैं, लड़कियाँ ये हुई, जो XYZ जितनी चीज़ें हुई हैं, तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं हुई हैं, राइट। उनको चेंज होने में बहुत टाइम लगा है और बहुत लंबा प्रोसेस है, और अभी हमको बहुत लंबा प्रोसेस है और पास आउट करना है, हमको और देखना है। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसके अंदर आज भी आपको डिस्क्रिमिनेशंस, लड़कियों को अनएजुकेटेड रखना, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होना, लड़कियों का लिटरेसी रेट को डाउन करवाना, लड़कियों को वो फैसिलिटी तक ना देना, लड़कियों को
उस हद तक नीचे रखना कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब कुछ आज भी बहुत सारे राज्यों के अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे गांव है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा चलता है। बट वहाँ की सरकार उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करेगी कभी, क्योंकि उनको पता है कि वो उनका वोटिंग बैंक नहीं है। दे डोंट हैव ए, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी ना किसी समाज से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हुए हैं, उनको कोई ना कोई दूसरा समाज दबा रहा है, और जब तक उनको दबा रहा है तब तक दबाने दो। उनका वोटिंग पावर वो इंसान है जो उनको दबाना है, क्योंकि जब उनको वोट चाहिए होंगे तब वो उस इंसान को बोलेंगे जाके कि भाई देख तेरे को इतने पैसे देते हैं, जाके इन सब का वोट तू लेके आ। अब वो लोग इससे डरते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इसको वोट देंगे और ये ऑटोमेटिक बोल देगा कि आपको वोट मिल जाएगा, आप जाके मजे करो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट्स वाई द गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्लूड इन एनीथिंग। अगर गवर्नमेंट को दिखता है कि भाई यहाँ पे 2 रुपये का फ़ायदा है, वो अपने घर के 20,000 बिगाड़ने को रेडी हो जाएंगे। समझ रहे हो आपको, कि उसको लगता है ना कि यहाँ पे मैं आऊँगा तो मेरे को 20 वोट मिल सकते हैं, तो उस 20 वोट के लिए वो 2,000 का पेट्रोल डीजल जला के वहाँ तक आएगा और कंफर्म आएगा, और वहाँ तक तो आएगा और 2 करोड़ की मार्केटिंग भी करेगा। ठीक है, सोशल मीडियाज़ को इतना यूज़ करेगा कि वो एक छोटी सी न्यूज़ को इतनी बार आपको रिफ्लेक्ट करके न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर्स, फेसबुक, गूगल, इन सब के ऊपर और इतना ट्रेंडिंग्स में चलाएंगे कि आपको लगेगा कि लिटरली ये बहुत बड़ा केस था। बट वहाँ जाके आप देखोगे ना तो इन रियलिटी फिगर्स में कुछ होगा नहीं वो चीज़। तो इसे कहते हैं एक इन्फ्लुएंस करवाना, कि कौन सी चीज़ कब दिखानी है, वो चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ये अलग बात। चलो आगे बात करते हैं हम लोग कि एक 19th सेंचुरीज तक देखो हमने इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई इंडियंस ने रिफॉर्म्स किए, एक रीग्रुप्स किए, और अब जो सोशल एवल्स लोग थे, जो सोशल डेवल्स पीपल्स हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से काम किया जाए। क्योंकि अब एक था ना कि एक 19th सेंचुरीज के टाइम पर क्या सिचुएशन थी कि एक बड़ा समुदाय, एक कह सकते हैं ना कि एक अगर किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो 50% पॉजिटिव देखो, 50% नेगेटिव देखो। बट अगर आपको पता ही है कि किसी चीज़ के अंदर लोग 80% उस चीज़ के अंदर इतना बिलीव कर चुके हैं कि उसके अंदर अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो भी उसको बिलीव नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, तो अभी हम लोग मार्स पे रहते हैं, ठीक है, मैं ये वीडियो मार्स से बना रहा हूँ, तो आप में से 90 या 100% लोग बोलेंगे कि ये ट्रू नहीं है, राइट, ये ट्रू नहीं है। बट अगर ये वीडियो आज से 100 साल बाद कोई और देख रहा है और वो लिटरली मार्स से बैठा हुआ है, तब वो सुन के हंसेगा इस मेरी बात को सुन के। तो समझ लो, ये कॉन्सेप्ट आपका समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से रिफॉर्म करना, लोगों तक पहुँचाना और हर एक चीज़ को डिवाइडेशंस के रूप में रखना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। आगे बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। अब देखो यहाँ से जितने भी आपको नाम बोलूँगा ना, उन सब व्यक्ति ने कोई ना कोई काम किया है और कुछ ना कोई मूवमेंट्स के अंदर वो इन्वॉल्व हुए थे और उनके द्वारा वो चीज़ शुरू की गई थी। क्लियर, तो वो भूलना मत। राजा राम मोहन रॉय ने अपने खुद के लिए एक ब्रह्म समाज की निर्माण किया था जो कोलकाता के अंदर किया था, इनका मेन काम क्या था कि वुमेन्स को एजुकेटेड करना, वुमेन्स अपने राइट्स के लिए खड़ी हो पाएँ, और सती प्रथा को बैन किया गया और वेस्टर्न एजुकेशंस अपने कंट्री के अंदर लाया गया, और ब्रिटिशर्स ने इसका फुल्ली सपोर्ट किया। याद रखना, ब्रिटिशर्स ने इसका फुल्ली सपोर्ट किया। और ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म है ना 2 चीज़ में और था। वो लोग ये चाहते थे कि उनका जो ट्रेडिशनल था और उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे और जो उनका कल्चर था, इन तीनों चीज़ों को पहले डिस्ट्रॉय किया जाए। क्यों? देखो, ब्रिटिश को कहीं ना कहीं पता था कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी इंसान को, किसी भी कंट्री को अगर पूरी तरीके से आपको नस्ता नाबूद करना है तो उसके धर्म को वार कर दो। या तो अगर उसके धर्म को वार कर दिया तो या तो उस कंट्री से हमको निकाल दिया जाएगा, या फिर उस कंट्री के अंदर लोग खुद लड़ मुड़ के वो खुद मर जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने फुल्ली फोकस ऑन दैट थिंग्स। उन्होंने 2 चीज़ को ट्रिगर आउट किया। पहली चीज़ उन्होंने ट्रिगर आउट कब की थी कि उन्होंने सती प्रथा को बंद किया, चलो वो तो अच्छी बात है, वो बंद कर दिया। दूसरा उन्होंने पॉइंट आउट किया गया कि जो उनके जो ट्रेडिशनल थे, जो उनका कल्चर था, जो उनका कास्ट सिस्टम था, उसके अंदर उन लोगों ने धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होकर उनमें से उनको भी डिवाइड करना शुरू कर दिया था। जैसे कि पहले अगर बोला जाए हिंदू, तो हिंदू के अंदर पहले ब्राह्मण क्षत्रिय सब कुछ कोई नहीं था, हिंदू मतलब सब हिंदू। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि भाई तुम ज़मींदार हो, तुम लैंड ओनर्स हो, तुम्हारे पास वेल्थ सेटल है, तुम ज़मींदार हो, तुम ताल्लुकदार हो। तो ये जो टर्म्स उनको बताई गई, उनको बताया गया। फिर कुछ एक ही कैटेगरी के लोगों को उस लेवल पर रखा गया।
फिर एक कैटेगरी के लोग थे जिनको खाली सिपाही तरीके से सेना में भर्ती किया गया, फिर एक कैटेगरी के लोग हैं जिनको खाली क्लीनिंग्स का और वही काम दिया गया। तो ये जो कैटेगरीज में डिवाइड थे ना, तब लोगों को ये पता नहीं था कि वो हिंदू है मुसलमान है। तब लोगों को कैटेगरी के वजह से डिवाइड किया गया था कि भाई अगर तुम इतने एजुकेटेड हो, तुमको ये आता है, तुम इतने पावरफुल हो, तो तुम ये पद को संभालोगे। अगर तुम्हारे पास ये काबिलियत है तो तुम लड़ सकते हो, तुम वॉरियर हो, तुम योद्धा हो, तो तुम यहाँ पे रहोगे। तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, तुम्हारे पास क्लीनिंग स्टाफ है, तुम्हारे पास वो सब एबिलिटीज है जिसके अंदर से तुम पूरे का पूरे मैनेजमेंट चीज़ को संभाल सकते हो, तो तुम ये चीज़ करोगे। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस कोई नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से उन लोग को माइंड सेट में डाल दिया था कि ऊपर कैटेगरी जितने भी लोग थे वहाँ सब ब्राह्मण्स को बिठाया। तो आज भी अगर आप देखो ना, तो आपको है ना मोस्ट ऑफ वो चीज़ आपको आपके आसपास के एरिया में देखने को मिलेंगी कि अगर किसी भी ब्राह्मण को पूछोगे ना कि आप क्या जॉब करते हो, अगर वो बोला गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली या तो टीचर होगा, या फिर वो क्लास 1-2 ऑफिसर होगा, या फिर वो क्रिप प्रिंसिपल होगा, या फिर किसी भी बैंक के अंदर वो बहुत अच्छे से मैनेजर की पोस्ट पे वर्कआउट कर रहे होंगे। तो देख रहे हो, ये बड़ी पोस्ट का ही मुमताज़ है। फिर हम आते हैं क्षत्रिय लोग। वो लोग किस में आते हैं? उनको बोला कि तुम सिपाही हो, तुम योद्धा हो, तुम ये काम करोगे। तो उनको क्या बोला गया? तुम लोग अब पुलिस में जाओ, तुम आर्मी में जाओ, तुम सीआरपीएफ में जाओ, तुम एसआरपी में जाओ, तुम ये काम करो। इनडायरेक्टली खाकी वर्दी के आसपास उनको इन्वॉल्व कर दिया गया। फिर आपका आता है मेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। तो इसके अंदर भी अब मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूँगा, बट इसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। क्लियर? इसके अंदर आपको वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स को उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने इसमें अंदर इंक्लूड कर दिया था। तो वो आज भी हम लोग उन चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ का अगेंस्ट किसने किया? राम मोहन रॉय के साथ साथ ब्रिटिश ने भी इसका इन्वॉल्वमेंट करके इसको बैन किया गया था। दूसरी चीज़ कि सती प्रथा वो सब बैन ऑन द 1829 के आसपास उनको इस चीज़ को हटा दिया गया। आगे बात आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल वर्कर थे जिन्होंने सबसे पहले विडोज़ या विधवाओं की रीमैरिज के सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और उस कानून को पास होने में उनको ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। 1856 के अंदर वो कानून पास हो चुका था और उन्होंने आर्य समाज की सबसे पहले नींव रखी थी। और आर्य समाज के फाउंडर्स भी उनको ईश्वर चंद को हम लोग कहते हैं कि ईश्वर चंद विद्यासागर जी को हम लोग कहते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले वुमेन्स के लिए, विधवा वुमेन्स के लिए रीमैरिज का अरेंजमेंट सब कुछ शुरू किया था। और ये जो था, और जो ये चीज़ थी वो शुरुआत कब से हुई थी? तो 1856 से हुई थी। और एक और चीज़, मैं दोनों कंफ्यूज मत होना आपको, कि स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। क्लियर? और ईश्वर चंद विद्यासागर वॉज द फाउंडर ऑफ रीमैरिज इश्यूज। ओके, दोनों में कंफ्यूज मत होना। आगे बात करते हैं कि विद्यासागर जी ने ना बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कूल्स को ओपन करवाया, गर्ल्स स्कूल्स को बहुत ज़्यादा ओपन करवाया, बल्क में ओपन करवाया। ठीक है? और उनका मेन पर्पज़ क्या था कि गर्ल्स को स्पेशली अपने घर से खाली बाहर निकल के एक बार बाहर का कल्चर देखें। एटलीस्ट शी वॉन्ट्स टू सी द कल्चर ऑफ द आउटसाइड होम, मतलब उसको बाहर निकल के कम से कम किसी और को देखेगी ना। शी बिलीव्स दैट समथिंग इज हैपन, कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ मैं भी कर सकती हूँ ऑन दैट वे। आगे बात करते हैं कि मुस्लिम वुमेन्स के लिए बंगाल के जो नवाब थे उन लोगों ने उसको क्या किया, उसने अपने सिटी के अंदर उसने सबसे पहले एजुकेशंस को प्रमोट किया। और एजुकेशन को प्रमोट इस तरीके से किया कि वुमेन्स मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, वुमेन्स चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उसको अगर भोपाल में रहना है तो उसको एजुकेटेड रहना पड़ेगा, उसको पढ़ाई में करनी पड़ेगी, उसको स्कूल जाना पड़ेगा। ये चालू कर दिया उन लोगों ने। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं बेगम रसिया शेखावत हुसैन। इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम स्कूल्स को ओपन किया पटना और कोलकाता के आसपास के एरियाज़ के अंदर। उसके बाद 1880s के अंदर सबसे पहले वुमेन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको दाखिला दिलाया गया। वुमेन अब थोड़ी एजुकेटेड होना शुरू हुई सबसे पहले। और सबसे पहली बात थी कि वो डॉक्टर्स की लाइन या टीचिंग लाइन्स के अंदर वो लोग ज़्यादा जा रही थी। फिर जो आपकी राइटर्स की लाइन में गई या फिर आपकी कुछ जो स्टेटस लाइन्स में गई, उनका एक ही चीज़ थी कि वो हमेशा एक चीज़ को ज़्यादा फोकस करते थे कि वुमेन्स के लिए एम्पावरमेंट या वुमेन्स पावर्स के लिए, फिर वुमेन्स के ऊपर किए गए जितने भी अत्याचार थे उनके ऊपर उन लोगों ने बेसिक सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी। और वही बुक्स आज भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। ओके, आगे बात करते हैं पंडिता रमाबाई। इसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर रह चुकी हैं अपने टाइम की, जिन्होंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में, अपर कास्ट के लोगों के भी बारे में, विडोज़िम,
विधवाओं के बारे में बहुत चीज़ें डिटेल्स में लिखी हुई हैं। जो ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू मुसलमान पब्लिक थी, अब उनको लगता था कि भाई हमारा रिलीजन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये गर्ल्स एजुकेशन के लाइन में घुस गई और इनको अगर एजुकेटेड बना दिया गया तो हमारी जितनी पावर्स है, हमारे पास जो प्रिविलेजेस हैं वो हमको मिल नहीं पाएंगी। हालांकि ये चीज़ एकदमली रॉन्ग थी जो आज हम बिलीव करते हैं, बट आज से सालों पहले कौन इनको समझाने जाने वाला था। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी जो लड़कियाँ एजुकेटेड हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि एटलीस्ट आगे वाले जो जनरेशन है कम से कम वो एक प्रॉपरली वे में और प्रॉपर लाइन में चलेंगी। ओके, आगे बात करते हैं कि 1920s के आसपास में नेशनल और सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा पीक पे आ चुके थे, जब पब्लिक को अब धीरे धीरे अपने कास्ट को लेके अब इनसिक्योर हो फील हो रहे थे। क्यों? अब जो जितनी अदर कास्ट थी ना, उनके खिलाफ इतना इनइक्वालिटी हो रही थी, उनको अपने ही गांव के अंदर, अपने ही शहरों के अंदर उनको इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था अपर कास्ट के लोगों के द्वारा कि वो लोग अपने ही शहरों को छोड़ के किसी और शहरों के अंदर माइग्रेट करना शुरू कर चुके थे। क्लियर? इस तरीके से करते थे। ओके, प्रहनास मंडली एक ऐसी मंडली थी जिसका मेन काम क्या था कि वो 1840 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। उनका मेन काम क्या था कि कास्ट को लेके या फिर जितने भी कास्ट सिस्टम है उसको अबॉलिश करना है, कोई भी कास्ट नहीं, सब इक्वल के रूप में उनको खड़ा किया जाए। आगे बात करते हैं क्रिश्चियन मिशनरी। ये ऐसा क्रिश्चियंस लोग थे ना जिसका एक चीज़ का मेन काम था कि ये लोग हमेशा ट्राइबल पीपल्स को फोकस करते थे और ट्राइबल पीपल्स के पास जाके कहते हैं कि आप अपने घर के अंदर चाहे कितने भी लोगों से, आपको 2 लोगों 4 लोगों 5 लोगों, आपके घर के अंदर जितने चिल्ड्रंस हैं उनको स्कूल्स में भेजो, उनको पढ़ाई के लिए भेजो और उनको हम लोग फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्रिश्चियंस या तो डॉक्टर लाइन्स के अंदर या फिर नर्सिंग स्टाफ में होंगे या फिर वो लोग टीचर होंगे। तो आपको क्रिश्चियंस भी आपको मोस्ट ऑफली इन 2 कैटेगरीज के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? ये लोग के अंदर स्टार्टिंग से वो चीज़ आई हुई है, तो वो लोग इन चीज़ों के सबसे ज़्यादा मानते हैं। एक और चीज़ थी कि इनको जो लोग भी एक्सप्लॉइट करते थे, जो ट्राइबल लोग थे, जब इनको एक्सप्लॉइट करके अपने गाँव से या फिर अपने शहरों से, अपने खेतों से या फिर कह लो अपने फॉरेस्ट से इनको निकाल दिया जाता था, तो इनको जो क्रिश्चियंस लोग थे ये इनको शेल्टर्स के रूप में रखते थे और इनको सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे और ये लोग ही थे जो उनके लिए फिर से काम करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट बाद में। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग कि 19th सेंचुरी के आते आते जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो अपने पीक पे पहुंचा। ठीक है, अब स्टोरी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भाई अब बहुत लोगों ने मूवमेंट्स किए, बहुत लोगों ने गर्ल्स एजुकेशन के लोगों ने आगे काम कर दिए। तो अब आगे मूवमेंट्स क्या होने वाले थे? तो मूवमेंट्स अब है ना पीक पे आना शुरू हुए कि अब ऐसे मूवमेंट शुरू हुए जिसके अंदर इन लोगों ने कह दिया कि गानीदास करके एक थे, ठीक है, जिन्होंने आपके संतमयी मूवमेंट्स को शुरुआत की, सतीमयी या फिर सती नाम भाई मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका मूवमेंट का मेन मकसद क्या था कि भाई अब हमको चाहिए फुल इक्वालिटी, अब हमको चाहिए फुल इज्जत टाइप, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस हमको चाहिए। कोई भी इंसान हमको हमारे जज से, हमारी कास्ट के ऊपर से हमको जज नहीं करना चाहिए। चाहे अगर हमारा केस हम लेके जाएं तो हमारे लिए और एक अपर कास्ट के लोगों के लिए और एक लोअर कास्ट के पब्लिक के लिए, दोनों के लिए इक्वल जस्टिस रहेगा और इक्वल इंसान रहेगा जो हम दोनों को इक्वल जस्टिस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारे टाइम पे उस केस को बहुत ज़्यादा लाइटली अप किया जा रहा है, और अगर उसकी जगह पे और अपर कास्ट वाले पब्लिक है तो उनके लिए एक अलग जजमेंट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं ओके हरिश्चंद्र ठाकुर के बारे में। जो हरिदास ठाकुर थे, इनका मेन काम क्या था कि जो वो लोग चंडाल कल्टीवेशन को या फिर चंडाल कल्टीवेटर को ज़्यादा प्रमोट करते थे। उनका मेन मकसद था कि वो ब्रह्म समाज को सबसे ज़्यादा या फिर बायोलॉजिकल या फिर ब्राह्मणिकल्स को चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। फिर आपको आगे बात करते हैं ज्योतिराव के बारे में। ज्योतिराव बेसिकली सपोर्ट करती थी आर्यंस को या फिर आर्यंस कम्युनिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करती थी, या फिर वो लोग कहते थे कि जो ब्राह्मण्स लोग हैं वो उन्होंने क्यों, किस क्राइटेरिया के ऊपर या फिर किस रूप से उसको क्रिएट किया गया है। फिर आपके सूरदास थे जो कि बेसिकली लोअर जो आपके सुबुरदास है, शोदास से या फिर शोदास से जो लोअर या फिर लेबर कास्ट से बिलोंग करते थे। फिर जो आपके एंटी सोदर्स थे वो लोग अनटचेबल लोग थे। तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत करना, ठीक है। फिर आपका बात करते हैं हम लोग बाकी जितने भी सब कुछ है, आपको ये सब कुछ दिख रहा हो, भीमराव आम्बेडकर के बारे में करो, रामाराव शिवा के बात करो, ये सब आपके बारे में बेसिकली हम आपको स्टोरी बता चुका हूँ पहले भी कि जो आपके आम्बेडकर जी थे उनका मेन चीज़ क्या थी, वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, महार फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके ऊपर उनके ऊपर फुल अत्याचार किया गया। फिर उन्होंने आगे जाके डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, इक्वालिटी भी लेके आए, सोशल जस्टिस लेके आए, पब्लिक को अब समझ में आया, दिखाया, समझाया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए।
आगे बाकी पूरी की पूरी स्टोरीज आपको एक बार रीड आउट कर लेना है सबको, ठीक है। हाँ, उसकी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ऑलरेडी 24 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी कंटाला आएगा। इससे अच्छा कि एक बार आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। जितना मैंने येलो मार्क किया उसको एक बार रीड करें, जिससे कि आपके मोस्ट ऑफली आपको आपके माइंड से सारे मूवमेंट्स के बारे में आपके व्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए तब तक बाय बाय, टेक केयर।